नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच कुछ डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, हाइप और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो जाए। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। पहले खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने रॉकेट आर्टिलरी को फ्यूचर रेडी बनाने की डायरेक्शन में एक प्रैक्टिकल स्टेप लिया है। नाइबी को 292.69 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके अंडर ग्राउंड इक्विपमेंट, एक्सेसरीज और एम्यूनिशन सप्लाई की जाएंगी एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए। इस लॉन्चर की खास बात यह है कि ये एक ही प्लेटफॉर्म से मल्टीपल टाइप के रॉकेट फायर कर सकता है, जिसमें 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज के लॉन्ग रेंज रॉकेट्स भी शामिल हैं। ये यूनिवर्सल लॉन्चर कॉन्सेप्ट असल में फ्लेक्सिबिलिटी पर बेस्ड है, मतलब आर्मी को हर रेंज और हर कैलिबर के लिए अलग अलग लॉन्चर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही लॉन्चर से इंपोर्टेड और इंडिजिनस रॉकेट्स दोनों ऑपरेट किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम ओरिजिनली इजरायली पल्स MBRL के सपोर्ट के लिए डेवलप हुआ था, और क्योंकि पल्स सिस्टम भी ऑर्डर हो चुका है, इस बात पर डिस्कशन चल रही हैं कि क्या आर्मी इसे एक इंटरिम सॉल्यूशन के रूप में यूज करेगी जब तक इंडिजिनस पिनाका लॉन्ग रेंज वर्जन फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हो जाते। यहाँ पर पिनाका प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिजिनस पिनाका 3 ने रिसेंटली 120 किलोमीटर रेंज के सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट किए हैं और इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी मिल चुकी है, मतलब थोड़े और ट्रायल्स के बाद इसका प्रिक्योरमेंट क्लियर हो सकता है। वहीं पिनाका 4, जिसका टारगेट 300 किलोमीटर रेंज है, DRDO के मुताबिक अगले 5 साल में सर्विस में आ सकता है। इंडक्ट होने के बाद ये सिस्टम आर्मी को डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा। इस बैकग्राउंड में नाइबी का कॉन्ट्रैक्ट एक इनेबलिंग रोल प्ले करता है और ये आर्मी को एक ऐसा लॉन्चर आर्किटेक्चर देता है जो आज इंपोर्टेड रॉकेट्स के साथ काम करे और कल इंडिजिनस पिनाका वेरिएंट के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के टॉप लीडरशिप का फोकस अब सिर्फ हैवी और एक्सपेंसिव फाइटर पर नहीं है, बल्कि बैलेंस्ड फोर्स स्ट्रक्चर पर भी है। इसी थिंकिंग के साथ तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स एक की फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में देख रही है। एयरफोर्स का मानना है कि तेजस MK2 राफेल और फ्यूचर के AMCA के साथ मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बैट पैकेज बना सकता है। करंट एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित खुद इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस पर जोर दे चुके हैं। उनके मुताबिक साइज में छोटा होने के बावजूद तेजस MK2 के एवियोनिक्स और ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स राफेल के लेवल के होंगे। राफेल ऑब्वियसली ज़्यादा पेलोड उठा सकता है, लेकिन सेंसर्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी के मामले में तेजस MK2 गैप काफ़ी हद तक क्लोज कर देगा। इसी वजह से डिफेंस सर्कल्स में तेजस MK2 को मिनी राफेल भी कहा जा रहा है। ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट ये है कि राफेल जैसे हैवी फाइटर्स कमांड नोड या प्राइमरी स्ट्राइक रोल्स में हों और तेजस MK2 उनके साथ एस्कॉर्ट, सप्रेशन, एडिशनल स्ट्राइक्स और सेंसर एक्सटेंशन का काम करे। इससे हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट पर लोड कम पड़ेगा और ओवरऑल कॉम्बैट मास बढ़ेगी। फ्लाइट कंट्रोल लॉज, कंपोजिट्स, एडवांस एवियोनिक्स और वेपन इंटीग्रेशन जैसे टेक्नोलॉजीज पहले MK2 पर मैच्योर की जाएंगी ताकि 5th जनरेशन फाइटर के रिस्क कम हो सकें। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी अपनी सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस को एक मेजर अपग्रेड देने जा रही है। प्लान्स के मुताबिक 2026 के अंत से SSBN सबमरीन को वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न कोस्ट पर एक हाईली सिक्योर अंडरग्राउंड सबमरीन बेस में शिफ्ट किया जाएगा। इस मूव का मेन ऑब्जेक्टिव है सैटेलाइट सर्विलांस से बचना और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और ज़्यादा सर्वाइवल बनाना। अभी वेस्टर्न कोस्ट पर SSBN रिलेटिवली ओपन डॉकिंग एरियाज यूज़ करती हैं, जहां उनकी मूवमेंट को फॉरेन कमर्शियल और मिलिट्री सैटेलाइट्स इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग डिटरेंस के लिए खतरनाक होती है क्योंकि SSBN की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका लंबे समय तक इनविजिबल होना ही होता है। ईस्टर्न कोस्ट पर जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी बन रही है उसका डिजाइन ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सबमरीन्स बेस के अंदर से ही कंप्लीटली सबमर्ज्ड स्टेट में ओपन सी तक पहुंच सकेंगी बिना सरफेस पर आए। इससे डिटेक्शन का डर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। एडवर्सरीज को पता ही नहीं चलेगा कि सबमरीन कब निकली और किस डायरेक्शन में चली गई। स्ट्रेटजिकली भी ईस्टर्न सीबोर्ड का फायदा है। बे ऑफ बंगाल के डीप वाटर्स लॉन्ग ड्यूरेशन पेट्रोल्स के लिए आइडियल माने जाते हैं और चोक पॉइंट्स का रिस्क कम होता है। अंडरग्राउंड बेस प्लस डीप वाटर एक्सेस का कॉम्बिनेशन इंडिया को एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर सबमरीन पावर्स के लेवल पर खड़ा करता है।
अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ ने बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6500 बिजनेस जेट को इंडिया के ई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है। पहले फेज में कम से कम 3 एयरक्राफ्ट लेने का प्लान है। ग्लोबल 6500 को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज, हाई इंडोरेंस और स्पेशल मिशन रोल्स के लिए ग्लोबली प्रूवन प्लेटफॉर्म है। एयरक्राफ्ट पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में डिलीवर होगा, उसके बाद उसमें एडवांस सेंसर्स, मिशन कंसोल्स, पावर और कूलिंग सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जाएंगे। हर एयरक्राफ्ट की बेसिक कॉस्ट लगभग $70 मिलियन बताई जा रही है, जिसमें मिशन इक्विपमेंट का खर्चा अलग से होगा। अगर 2026 में ऑर्डर प्लेस होता है तो पहला एयरक्राफ्ट 2028 के आसपास सर्विस में आ सकता है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सर्विलांस तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, इसमें सिक्योर कम्युनिकेशंस, मिलिट्री जीपीएस, मोड 5 IFF और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम भी होंगे ताकि ये कंटेस्टेड एयर स्पेस में भी ऑपरेट कर सकें। इंडियन एयरफोर्स इस प्लेटफॉर्म के लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी चाहती है, जिससे एयरक्राफ्ट घंटों तक एरिया में रहकर सर्विलांस कर सकें। इस इंडक्शन के साथ इंडियन एयरफोर्स की सिचुएशनल अवेयरनेस और प्रिसीजन वॉरफेयर कैपेबिलिटी में एक क्लियर क्वालिटेटिव जंप आएगा। तो आप क्या कहेंगे इन खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।